डियर स्टूडेंट्स, आर्थिक विकास के मापन की प्रक्रिया में हम अब आर्थिक विकास के माप का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 2। मैं डॉक्टर नीलम सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वाणिज्यवादियों ने इस प्रकार सोने व चांदी के कोष के द्वारा आर्थिक विकास के मापन पर जोर दिया था। एडम स्मिथ ने उत्पादन शक्ति, श्रम की दशा, निवासियों के तकनीकी ज्ञान एवं विशिष्टीकरण पर जोर दिया था तथा सरकारी हस्तक्षेप को नकारा था। प्रोफेसर जे.एस. मिल ने एडम स्मिथ के सिद्धांत को सही नहीं माना, उसकी आलोचना की और सहकारिता पर बल दिया। और उसके बाद कार्ल मार्क्स का मत था कि समाजवाद के द्वारा ही आर्थिक विकास को मापा जा सकता है। समाजवाद ही आर्थिक विकास का मापदंड है। अब हम देखेंगे आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत इसके बारे में क्या है। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों में भी विचारों में लगातार परिवर्तन और इनोवेशंस आते रहते हैं। गणित का प्रयोग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मापन भी बदलता चला जा रहा है। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों के मत का अध्ययन हम कई वीडियोस के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम आधुनिक अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विकास में उत्पादन और वितरण के महत्व की ओर प्रारंभ करते हैं। उत्पादन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिससे राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। अब हम प्रारंभ करते हैं पहला जो है राष्ट्रीय आय का। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के लिए किसी एक तत्व को मापदंड नहीं माना, ना ही एडम स्मिथ की तरह सिर्फ उत्पादन पर जोर दिया। उन्होंने उत्पादन के साथ साथ उपभोग व वितरण पर भी ध्यान दिया। आधुनिक अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में आर्थिक विकास के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण, उपभोग ढांचा, व्यावसायिक संरचना एवं सामाजिक दर्शकों के सभी तत्वों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सभी तत्वों का महत्व है और इन सभी तत्वों का हम अध्ययन भी करेंगे और प्रत्येक का महत्व अध्ययन के साथ स्पष्ट होता चला जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसके प्रमुख प्रणेता हैं अर्थशास्त्री मायर तथा बाल्डविन। उनके अनुसार आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। उन्होंने वास्तविक राष्ट्रीय आय और दीर्घकाल पर बल दिया है। जैसा हम जानते हैं, आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। समय तत्व इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। अल्पकाल में यह प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आर्थिक विकास प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए लंबे समय अंतराल की आवश्यकता होती है या दीर्घकाल की आवश्यकता होती है। अर्थशास्त्र में हम इसे कहते हैं दीर्घकाल। वास्तविक राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में थोड़ा सा अंतर है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम किस तरह से मापते हैं? वस्तुओं की मात्रा के रूप में मापते हैं। और राष्ट्रीय आय हम किस तरीके से मापते हैं? राष्ट्रीय आय हम मुद्रा के रूप में मापते हैं। तो जब हम वास्तविक राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, उसका तात्पर्य होता है वस्तुओं और सेवाओं के रूप में। परंतु ये निकाली कैसे जाती है? इसे हम कीमत सूचकांक की सहायता से निकालते हैं। जब मौद्रिक राष्ट्रीय आय को कीमत से भाग दे देते हैं तो वास्तविक राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। इस तरह से
वास्तविक राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये दोनों ही इस मामले में समान हैं कि दोनों के अंदर ही कीमत का प्रभाव नहीं होता है। कीमत के बढ़ने का प्रभाव आर्थिक विकास पर प्रतिबिंबित नहीं होता है। इसलिए हम सिर्फ राष्ट्रीय आय नहीं लेंगे यहाँ पर, बल्कि क्या लेंगे, वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो मायर तथा बाल्डविन ने किस पर जोर दिया? वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि पर उन्होंने जोर दिया। इसको चित्र की सहायता से भी दिखाया उन्होंने कि जैसे मान लीजिए आप एक्स अक्ष पर लेकर चल रहे हैं टाइम टी और वाई अक्ष पर लेकर चल रहे हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कौन सी? वास्तविक राष्ट्रीय आय। और इसके अंदर परिवर्तन को हम दिखाते हैं डेल्टा के द्वारा। तो वाई अक्ष में हम क्या लेके चल रहे हैं? डेल्टा वाई। और क्योंकि हम टी के संदर्भ में ले रहे हैं तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी के रूप में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। यदि एक देश की राष्ट्रीय आय इस प्रकार से बढ़ रही है समय के साथ और दूसरे देश की राष्ट्रीय आय इस प्रकार से बढ़ रही है, इसको हम कह सकते हैं वाई ए और इसको कह सकते हैं वाई बी। तो आपकी ये जो वाई ए है ये धीमी गति से बढ़ रही है, वाई बी तेज गति से बढ़ रही है। इसलिए हम कहेंगे वाई बी जो है वह अधिक आर्थिक विकास कर रहा है। कुजनेट्स, यंगसन एवं मीड अन्य अर्थशास्त्री हैं जो आर्थिक विकास के मापन के रूप में सकल राष्ट्रीय उत्पाद को महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि ही आर्थिक विकास का सूचक है। यदि हम उनके शब्दों को देखें तो उनके अनुसार आर्थिक विकास को समय की किसी दीर्घ अवधि में एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में मापा जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं मायर तथा बाल्डविन तथा कुजनेट्स, यंगसन एवं मीड जैसे अर्थशास्त्री जो हैं वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय के मापन के लिए उपयुक्त मानते हैं और आर्थिक विकास के मापन के लिए भी उपयुक्त मानते हैं। परंतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद से यदि हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं और आर्थिक विकास को मापते हैं तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। जैसा आपने राष्ट्रीय आय के चैप्टर में पढ़ा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी की गणना में आंकड़ों को एकत्र करना, वस्तुओं तथा सेवाओं का चयन करना, दोहरी गणना एवं कीमतों के चुनाव से संबंधित कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि शुरू में ही मार्केट प्राइस पे ही लिए जाते हैं। इस माप में जनसंख्या की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है और जो अगले माप के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जनसंख्या की समस्या को शामिल किया गया। यदि राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि अधिक होती है तो आर्थिक विकास नहीं हो सकता। आर्थिक विकास के स्थान पर आर्थिक अवनति की स्थिति आ जाती है। जो देश है वो पीछे की ओर चला जाता है, अर्थव्यवस्था अवनति की ओर चली जाती है। इस मापदंड में आय के वितरण पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, जिसका करेक्शन बाद के आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया और वितरण को भी शामिल किया गया, क्योंकि आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने में आय के वितरण का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय संपूर्ण स्थिति स्पष्ट नहीं करती है। यदि आय में वृद्धि के बावजूद उपभोग में वृद्धि न हो तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक नहीं हो सकती। इसलिए उपभोग पे भी आगे के अर्थशास्त्रियों ने ध्यान दिया। सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी में वृद्धि सदैव आर्थिक विकास का द्योतक इसलिए भी नहीं होती क्योंकि यदि यह श्रमिकों के शोषण के द्वारा प्राप्त की जा रही है तो इसे सही नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से यदि किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन इतना अधिक कर लिया जाता है कि आगे के लिए विकास का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो उस स्थिति में भी जीएनपी को सही माप नहीं माना जा सकता है। इसी तरह से यदि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है
तो उसको भी हमें ध्यान में लाना होगा, उसे भी इसमें शामिल किया जाना लगा है। और यूएनओ की तरफ से गाइडलाइंस आ गई हैं कि सुस्थिर विकास किया जाना चाहिए, न कि सारे वातावरण को अशुद्ध करते हुए धुआं फैलाकर ग्लोबल वार्मिंग करके यह प्राप्त किया जाए, नहीं तो विकास का फल विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को नहीं मिल सकता है। अब हम देखते हैं दूसरा माप जो पहले वाले माप से अधिक रिफाइंड है, इम्प्रूवमेंट है, उसके अंदर सुधार है। वो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कैपिटा जीएनपी। पहले हमने क्या देखा था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बाद के विचारकों ने किस पर जोर दिया, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जैसा हमने देखा था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को उपयोग में लेने में एक बड़ी कमी क्या थी कि जनसंख्या में वृद्धि अगर अधिक तेज़ी से होती है तो भले ही राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़े, वास्तविक राष्ट्रीय आय में कीमतों पर तो ध्यान दे दिया गया, पर जनसंख्या में वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इसके कारण जो लोगों का जीवन स्तर है वो नहीं सुधर सकता है। इसमें प्रमुख अर्थशास्त्री हैं बुकैनन एवं एलिस। बुकैनन एवं एलिस के अनुसार विकास का अर्थ पूंजी निवेश के उपयोग द्वारा अल्प विकसित क्षेत्रों की वास्तविक आय संभाव्यता का विकास करने के लिए ऐसे परिवर्तन लाना और ऐसे उत्पादक क्षेत्रों को बढ़ाना है जो प्रति व्यक्ति मासिक आय बढ़ाने की संभावना प्रकट करते हैं। तो जोर तो उन्होंने यही दिया है कि आय की संभाव्यता बढ़े, इस तरह के परिवर्तन लाए जाएं, उत्पादक क्षेत्रों को बढ़ाया जाए, परंतु वे सिर्फ जीएनपी नहीं बढ़ाएं बल्कि प्रति व्यक्ति जीएनपी बढ़ाएं। वे सिर्फ मासिक आय नहीं बढ़ाएं बल्कि प्रति व्यक्ति वास्तविक मासिक आय में वृद्धि करें। ये किसके विचार हैं, प्रोफेसर बुकैनन एवं प्रोफेसर एलिस के। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें प्रोफेसर पॉल बरन भी इसी तरह के विचार रखते हैं जैसे प्रोफेसर बुकैनन एवं एलिस ने रखा है, आर्थिक विकास के मापन हेतु इन्होंने देश के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आधार लिया था। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के माप में होने वाले परिवर्तन के द्वारा आर्थिक विकास का मापन इनके द्वारा किया गया। प्रोफेसर पॉल बरन के अनुसार आर्थिक वृद्धि की परिभाषा भौतिक वस्तुओं के एक निश्चित काल में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि में की जानी चाहिए। मतलब जब उत्पादन में वृद्धि प्रति व्यक्ति रूप में होगी, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होगी, तभी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। इस तरह से उत्पादन एवं आय का संबंध, दोनों का संबंध प्रति व्यक्ति से निर्धारित किया जाना चाहिए। इन सारी परिभाषाओं का उद्देश्य क्या है, इस बात पर बल देना है कि आर्थिक विकास के लिए वास्तविक आय में वृद्धि की दर जनसंख्या की वृद्धि की दर से अधिक होनी चाहिए। इसी पर जोर जैसे हमारे जैसे विकासशील देश, भारत जैसे विकासशील देश में भी दिया जा रहा है कि जनसंख्या की वृद्धि की दर कम की जाए, तभी आर्थिक विकास का लाभ मिल सकता है। हम अक्सर ये देखते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है देश का अन्य देशों की तुलना में आगे बढ़ना, तभी संभव हो सकता है, नहीं तो हम अन्य देशों से पिछड़ जाएंगे और फिर वही स्थिति आ जाएगी कि अन्य देश हमारे ऊपर शासन करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। इसलिए हमें आर्थिक विकास अन्य देशों की तुलना के रूप में देखना चाहिए और उसको करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। परंतु प्रति व्यक्ति आय के गणना में भी कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। और ये कौन सी कठिनाइयाँ हैं? अल्प विकसित देशों में बहुत सारा अमौद्रिक क्षेत्र भी होता है और इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जा सकती है और वो विकसित देशों की तुलना में कम राष्ट्रीय आय और कम आर्थिक विकास वाले दिखाई देते हैं। अर्ध विकसित देशों में व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव होता है,
जिससे वितरणात्मक हिस्सों के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करना कठिन हो जाता है। अल्प विकसित देशों में अशिक्षित लोग अपनी वास्तविक आय बताने को तैयार ही नहीं होते। ऐसी स्थिति में आय का अनुमान ही लगाया जा सकता है और अनुमान हमेशा सही नहीं होते हैं। वास्तविकता हमें पता होनी चाहिए, सिर्फ अनुमान नहीं। कीमत स्तर में परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन उत्पादन में होते हैं उसमें भी कीमत सूचकांकों का सही आकलन होना आवश्यक होता है। और इतने बड़े स्केल पर ये करते समय इतनी बहुत सारी वस्तुओं को शामिल करते हुए अलग अलग तरीके के कंजम्पशन पैटर्न को देखते हुए, उपभोग के अलग अलग प्रारूपों को देखते हुए किन वस्तुओं को लिया जाए, किन कीमतों को लिया जाए, ये उचित माप राष्ट्रीय आय के लिए करना संभव नहीं हो पाता है। अविश्वसनीय तथा भ्रमपूर्ण आंकड़े एकत्रित कर लिए जाते हैं, खासकर अल्प विकसित देशों में। तो या तो प्रति व्यक्ति आय कम बता दी जाती है या प्रति व्यक्ति आय अधिक बता दी जाती है। इसमें हमेशा भ्रमपूर्ण स्थिति बनी रहती है और एक डिबेट सी चलती रहती है कि ये आंकड़े सही नहीं है, ये आंकड़े सही किए जाने चाहिए, इस तरह की चीज़ चलती रहती है। तो इन दो मापों का जो हमने अध्ययन किया, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न सीमाओं के बावजूद विभिन्न देशों की आर्थिक प्रगति के स्तर के लिए अधिक उपयोगी कौन सा है? प्रति व्यक्ति जीएनपी या प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय रादर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिक व्यापक रूप से इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में हम व्यावसायिक संरचना के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता सूचक के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या विचार प्रकट किए हैं, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचारों में किस तरह से परिवर्तन आते रहे, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।